सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे आप, ऐसी आशा है हमारी। तो बेटा आज हम बात करेंगे लाइट जो चैप्टर है उसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। टू द पॉइंट बात होगी, ज्यादा डिटेल में बात नहीं होगी, एग्जाम ओरिएंटेड बात होगी, क्योंकि क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम अभी नेक्स्ट ही मंथ में होने वाले हैं। तो आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए ये पूरा का पूरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे कंटेंट की। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लाइट क्या है। लाइट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये किस टाइप की एनर्जी है? तो बेटा ये ऑप्टिकल एनर्जी है। तो ये ऑप्टिकल एनर्जी किस काम के लिए है? तो हमें कोई भी चीज देखनी है अपने चारों तरफ, तो ये एनर्जी हमें क्या करती है? हेल्प करती है। तो लाइट इज अ बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। उसके बाद बात करें अगर लाइट के सोर्स की, तो लाइट के जो सोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हर एक डायरेक्शन में लाइट्स एमिट करते हैं। ठीक है, तो सोर्स बेसिकली कितने टाइप से हो सकते हैं? तो दो टाइप के सोर्स होते हैं। एक तो होता है ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट है, जो किसी और सोर्स से लाइट नहीं लेते, जिनकी खुद की लाइट है, उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस, जो खुद लाइट एमिट करते हैं। जैसे हो गया हमारा सन और स्टार्स, दे आर द बेसिकली नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और कैंडल्स और लालटेन जो होते हैं बेसिकली आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात करें नॉन ल्यूमिनस, यानी कि ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं? ल्यूमिनस सोर्स से लाइट लेते हैं और फिर क्या करते हैं? एमिट करते हैं। जैसे आप खुद, अगर आप खुद दिखाई दे रहे हो किसी को, तो इसका मतलब आप क्या हो? नॉन ल्यूमिनस सोर्स हो। यानी आपकी खुद की लाइट नहीं है, फिर भी आप लाइट क्या कर रहे हैं? एमिट कर रहे हैं। जैसे मैं, तो मेरी खुद की लाइट नहीं है, बट जो बल्ब से लाइट आ रही है वो मेरे तक पड़ रही है, और वही लाइट क्या हो रही है? एमिट हो रही है। तो वो क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस, जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं है बट वो दिखाई देते हैं। ठीक है, वही क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनर सोर्सेस। जैसे कि मून हो गया, प्लैनेट्स हो गया, वुड हो गया, बुक हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें जो दिखाई देती हैं, जो ल्यूमिनस सोर्स नहीं है, वो कैसी हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। उसके बाद बात करते हैं कि मीडियम। मीडियम कितने टाइप के होते हैं? तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सभी को मालूम है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस ओनली व्हेन द मीडियम चेंजेस एंड और व्हेन इट स्ट्राइक्स विथ एनी अदर सरफेस। तो लाइट कैसी चलती है? स्ट्रेट चलती है। वो मीडियम जब चेंज होता है तब उसका क्या होता है? पाथ भी चेंज होता है, वो हम रिफ्रैक्शन में डील करेंगे। और जब कोई भी लाइट किसी एक सरफेस से टकराती है तो बाउंस बैक हो जाती है, इसे बेसिकली रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मीडियम कितने तरीके के हो सकते हैं भैया, तो मीडियम होते हैं बेसिकली तीन तरीके के। एक तो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देने वाला। ठीक है, यानी कि आर पार तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि अ मीडियम विच अलाउ द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट फ्रीली। यानी कि लाइट को वो क्या करे? अलाउ करे कि भैया लाइट तुम जाओ, पास हो जाओ। तो वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट। ओपेक कैसा होता है? लाइट को अलाउ ही ना करे। ठीक है, द मीडियम दैट ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम ट्रेवलिंग थ्रू इट। तो वो क्या हो जाएगा? ओपेक। यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होता है? तो भैया इसमें हो जाता है क्या? क्या होता है भाई? रिफ्लेक्शन। उसके बाद इसमें एग्जांपल वुड, मेटल्स, ब्रिक्स आर बेसिकली क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ये ट्रांसलूसेंट क्या है? मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जो बेसिकली बहुत ही पार्शियली लाइट्स को क्या करने दे? ट्रेवल होने दे, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। अ मीडियम विच in which light can travel partially but its intensity reduce rapidly is called translucent. एग्जाम्पल क्या है? ऑयल, कर्टेन हो गए। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखी है, तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जितना आपको पता है उतना बहुत है। उसके बाद लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो लाइट कैसे चलती है भैया? तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। लाइट कैसी है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये आराम से बिना किसी मीडियम के भी चल सकती है, यानी कि वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकती है। उसके बाद लाइट वेव ट्रांसफर नेचर की है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, और इसकी स्पीड जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये क्या है, इस लाइट की जो स्पीड है ये वैक्यूम में, यही क्या है, इसकी मैक्सिमम है। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है द स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो वेरी करती है। जैसे मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या करेगी, वेरी करेगी, और स्पीड इसकी बेसिकली कम होती जाती है। ये सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है कहां पे है, वैक्यूम पे, जहां पे इसको कोई भी रोकने वाला नहीं, आराम से चलते रहो। उसके बाद द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज होती है जब मीडियम चेंज होता है, बट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिक्स रहती है, सेम रहती है। वही बताया गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव रिमेन द सेम व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये लाइट की बेसिक बातें हैं, ये सभी को याद होनी चाहिए। उसके बाद ये सिंपल सी बात है, द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली रिट्रेस इट्स पाथ। इस चीज की डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि ये है क्या बेसिकली। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का टकरा के फिर उसी मीडियम में वापस आ जाना, यानी कि द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किसी मीडियम में गई, सरफेस से टकराई और उसी मीडियम में क्या आ गई, वापस आ गई, उसी क्या बोलते हैं बेसिकली हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इस डायग्राम में आप देखो, ये नीचे जो है एक सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस में लाइट इधर से आ रही है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। जो सरफेस की तरफ आ रही है वो बोलते हैं इंसिडेंट रे। जहां पे जिस पॉइंट पे ये टकरा रही उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यानी कि 90 डिग्री बना दिया, तो इसे क्या बोल दिए, नॉर्मल, ठीक है। और ये लाइट आएगी, टकराएगी और फिर से वापस जाएगी, टकरा के क्या हुई, बाउंस बैक हुई, तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले जो रे सरफेस की तरफ आ रही है वो क्या होती है, इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जा रही है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे टकराई उस पॉइंट पे एक 90 डिग्री बना दो, एक लाइन खींच दो 90 डिग्री पे, और इसे क्या बोल देते हैं, नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली मिरर है। बाकी बहुत सारी सरफेस पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे अब भैया, अब ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, वन शॉर्ट लेक्चर है, जल्दी जल्दी चीजों को निपटाएंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला जो लॉ होता है वो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। तो ये याद रखना है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक पर्टिकुलर प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरा लॉ क्या है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है आई, जो आपको ये दिख रहा है ये वाला एंगल, और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है आर। अब इंसिडेंट एंगल को कौन बना रहा है, इसको इंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। ये एंगल किसके बीच में है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो आई है, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, यानी कि इंसिडेंस एंगल दैट इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब भैया अगर ये एंगल दोनों इक्वल है तो जाहिर सी बात है अगर कोई लाइट नॉर्मली आई, यानी कि नॉर्मली का मतलब कि 90 डिग्री, तो इसी रास्ते से आई, तो इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। क्यों भैया, क्योंकि इंसिडेंस एंगल इस कंडीशन पे कैसा है, जीरो है, और रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से लौट जाओ, ठीक है।
ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं भैया प्लेन मिरर क्या भला है। प्लेन मिरर में आप देखो कि ये है हमारा प्लेन मिरर, ये सामने रखा हुआ है। कैसा है ये प्लेन मिरर? तो इमेज आपकी कैसी बन रही है? तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब ये प्लेन मिरर की कुछ कुछ बातें हम पता कर लेते हैं कि क्या है ये प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी इमेज बनाएगा प्लेन मिरर? वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज कैसी बनाएगा प्लेन मिरर? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और कैसी बनाएगा? लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड मतलब कि दाया का बाया, बाया का दाया। ठीक है, समझ में आ गए? ठीक है भाई। तीसरा क्या है? द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज की जो साइज है और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो दोनों कैसी होती है? सेम होती है, बराबर होती है। फिर पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि u इज इक्वल टू यहां पे क्या होता है? v होता है। u इज इक्वल टू v, यानी कि मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे उसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यानी कि यहां पे लिखा इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो इसकी जो इमेज होगी वो 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, यानी कि u इज इक्वल टू v। अब इसमें कुछ और बातें होती है कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो बताओ। तो फोकल लेंथ क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। ठीक है, उसके बाद पूछता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख लेना है। उसके बाद बात करते हैं स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर क्या है? ठीक है, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट इज अ शेप ऑफ पीस कट आउट द स्फेरिकल सरफेस। तो कोई स्फेरिकल बॉडी थी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, उसको कट कर लिया और एक क्या निकाल लिया? मिरर निकाल लिया। उसी क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कोई ये ऐसे मान लो स्फेरिकल एक बॉडी है, इससे क्या कर दिया? ट्रांसपेरेंट है, कांच की है भाई। ठीक है, इसको क्या कर लिया? यहां से ऐसे कट कर लिया। तो ये वाला पीस यहां से निकाल लो और इसके इनसाइड पॉलिश कर दो और आउटसाइड पॉलिश कर दो, तो क्या बन जाएगा? मिरर। ठीक है, हमने अभी काटा और इसको निकाला और इसके बाद आउटवर्ड डायरेक्शन पे, आउटसाइड पे क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो आपको क्या मिल गया? कॉनकेव मिरर। ये आपको जो पहला डायग्राम दिख रहा है ये किसका है? ये कॉनकेव का है। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। ये देखो, ये जो स्फेरिकल सरफेस है आउटसाइड क्या है? पॉलिश है। दूसरे में देखो इनसाइड पॉलिश है, तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर और ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स कैसा है? द स्फेरिकल मिरर इन विच इनवर्ड सरफेस आर पेंटेड आर पॉलिश्ड, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, ये चीजें हो गई। अब इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें हैं, उसको डिटेल में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले आता है अपर्चर। सो एन अपर्चर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर गिव्स द साइज ऑफ मिरर। अपर्चर से हमें क्या पता चलता है? साइज ऑफ मिरर। जो यहाँ पे जो एम एन है, एम एन, ये वाला चीज, ये क्या है? अपर्चर ऑफ द मिरर। mn is the aperture of mirror। ठीक है, उसके बाद पोल। तो ये जो मिरर है, मिरर के सरफेस में, ये मिरर की क्या है? सरफेस है। तो इसके सेंटर पे एक पॉइंट है, उसे क्या बोल देते हैं हम? पोल। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। और ये कहां पे लाई करेगा? इट लाइज ऑन अ सरफेस ऑफ मिरर। मिरर के अंदर नहीं, आउटसाइड नहीं, यहां पे नहीं। तो यहाँ पे जो P है, आपको ये जो P दिख रहा है, ये क्या है? पोल है। क्या है? पोल है। उस मिरर का क्या है? पोल है। दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो मिरर है ये किसी स्फेरिकल सेल का क्या है? हिस्सा है, और उस स्फेरिकल सेल का कुछ सेंटर रहा होगा, उसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल of which mirror is part is known as center of curvature of mirror।
इट लाइज आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर, ये सरफेस है मिरर की, इसके क्या है, आउटसाइड है, इनसाइड नहीं है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस, मिरर के सरफेस में जितने पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं, तो यहाँ पे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं। जस्ट सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस का क्या है, ये एक सेंटर है, यहाँ पे क्या खींच लिया हमने, सेंटर बना लिया, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो मिरर है किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा और उस स्फीयर की कुछ सेंटर होगी, उसे वो क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस। तो देखो यहां पे देखो, जब दो पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आती हैं तो एक कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, उसी क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये लाइट रेज जाएंगी, इस सरफेस पे टकराएंगी और इनका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसे क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये हो गया फोकस, इधर ये हो गया फोकस, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। So principal focus is a point on a principal axis such that the ray incident on a mirror parallel to the principal axis after reflection meet at this point. Okay? तो यहां पे देखिए meet at this point. In case of concave mirror or appear to emerge from this point, किसमें, कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में ऐसा लगेगा कि उस पर दिखाई दे रही है, उससे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या होता है, कॉनकेव में क्या होता है, रियल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स में क्या होती है, वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि काल्पनिक। वर्चुअल मतलब क्या, काल्पनिक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल सी बात है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे जो ये P और C है क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर भी P और C क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ क्या है, अब ये फोकस क्या है, सबसे पहले बात करें तो फोकस क्या है। देखो फोकस सिंपल सी है, प्रिंसिपल फोकस मैंने आपको बता दिया, जब कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट से पास होती है, उसे क्या बोलते हैं, फोकस। और फोकस से पोल की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे जो PF है, दिस इज द बेसिकली फोकल लेंथ। PF क्या है, फोकल लेंथ। PF क्या है, फोकल लेंथ है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से, ठीक है। रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से हमें क्या बनाना है, इमेज फॉर्म करनी है, तो उसके लिए कुछ रूल है। रूल पहला ये कहता है कि कोई भी लाइट रे है, यानी कोई भी लाइट रे, यानी कि इंसिडेंट लाइट रे अगर पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। देखो यहाँ पे भाई ये लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, इसके पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर यही लाइट रे फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं, ये अगर आपका क्या है, मिरर है, बहुत ही खराब मिरर बना है, यानी कि अगर कोई भी लाइट रे, मान लो ये इसका क्या है, फोकस है, तो फोकस से इंसिडेंट हुई तो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दूसरा रूल है, दूसरा भी बोलो तो पहला ही है, पहले को उल्टा कर दिया है। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरा ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही है तो वो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। क्यों भाई,
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको मालूम है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और यहाँ पे जब कोई भी लाइट रे सेंटर से निकलेगी तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो मतलब क्या है, ये नॉर्मली इंटर कर रही है तो इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली, तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगी, नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास 9-10 में कहीं पे पढ़ा है ना कि टेंजेंट क्या होता है, रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, पढ़ा है ना? हाँ, तो वही याद रखना। इसके बाद इमेज बनाना। इमेज बनाने के लिए सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है कॉनकेव मिरर में, तो इमेज जो बनती है वो कहाँ पे बनती है भैया, तो इमेज बनती है फोकस पे। दो पैरेलल रे आएंगी, वो दोनों कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे मिल जाएंगी, और इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पे। फोकस पे कैसी बनती है, पॉइंट साइज की बनती है, रियल और इन्वर्टेड। बस इतना याद रखना है, जल्दी जल्दी चीजों को क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, डायग्राम आप देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जब ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो इमेज बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है, यानी कि सी और एफ के बीच में बनेगी। कैसी होगी, तो रियल और इन्वर्टेड होगी और ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ठीक है, अगला देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी कहां पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। सो ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जो इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और कैसा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोजीशन कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। अगला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे भी रखा है, तो जो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, और कैसी होगी, इनलार्ज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है, इतनी सारी चीजें, बाकी अभी और भी है। ठीक है, अब इमेज कहां पे होगा भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहां पे बन रही थी, फोकस पे। अब जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज कैसी बनेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, और इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड और वेरी लार्ज साइज। इमेज कैसी होगी, वेरी लार्ज साइज। अब यहाँ पे देख लेना कि इमेज कैसी बनेगी, डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, पास हुई फोकस से, दूसरी लाइट रे ऐसे निकलेगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, और दोनों लाइट रे क्या हो जाएंगी, पैरेलल, और पैरेलल लाइट रे कहां पे मिलती हैं, तो इन्फिनिटी पे मिलती हैं, ये याद रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, बिटवीन फोकस और पोल। अब जब एक ही यही एक केस है जहां पे रियल इमेज नहीं बनेगी कॉनकेव मिरर के केस में। ये लास्ट केस ऐसा है जब कॉनकेव मिरर रियल इमेज नहीं बनाएगा। कैसा बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाएगा। कब, जब इसको फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, क्योंकि ये जो लाइट रे है इस साइड, तो पीछे आप जब इनको खींचोगे तो ये यहाँ पे मीट करेंगी, और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एनलार्ज बिहाइंड द मिरर। ये एक ही केस है जहां पे कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हो आप, फोकस और पोल के बीच में। इसके बाद वही कहानी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। जैसे देखो, if a incident light ray parallel to the principal axis, then after reflection it seems to be emerging from the focus। यानी कि अगर ये ऐसे देखो, ऐसे टकराएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ऐसा आपको दिखाई देगा कि ये ऐसे नहीं आ रही, बेसिकली कहां से आ रही है, फोकस से निकल रही है। कहां से निकल रही है, फोकस से। ठीक है, दूसरी, अगर नॉर्मली एंटर करेगी, कोई भी लाइट रे 90 डिग्री पे एंटर करेगी, अगर मिरर पे नॉर्मली एंटर करेगी तो ऐसा दिखाई देगी, कहां से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है,
और इसी का जस्ट अपोजिट है, अगर कोई भी लाइट रे ऐसे दिख रही है आपकी कि फोकस से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से मालूम है और ये चीजें आपको अभी मैंने बता भी दिया है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में दो ही केस है। कॉन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट रे, जब जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो ऐसे लाइट रे आएगी, डाइवर्ज होंगी, तो ऐसा लगेगा कहां से निकल रही है, फोकस से। कहां से निकल रही है, फोकस से। अब ये भैया कैसा है, तो इमेज जैसी बनेगी बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कहां पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और बनेगी कहां पे, फोकस पे। और होगी कैसे, तो होगी भैया वर्चुअल और इरेक्ट, पॉइंट साइज बेसिकली उसी को बोलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। रियल और इन्वर्टेड याद रखना, वर्चुअल और इरेक्ट याद रखना है। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर है सभी को। उसके बाद इसमें दो ही केस है भाई। दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब भैया इन्फिनिटी पे नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, कहीं पे भी रखा है, कहीं पे भी रख दिया, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। याद रखना, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। अब ये इमेज कैसे बनेगी ये देख लो। तो पहले तो प्रिंसिपल, ये लाइट रे गई, ये पहली, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चली गई, ठीक है, तो ऐसे लगेगा कि कहां से आ रही थी, फोकस से आ रही थी। दूसरी लाइट रे ऐसे गई, ये वाला एंगल आई हो जाएगा, ये वाला आर। ये इधर वाली तो मिलेंगी नहीं, तो इसी को पीछे खींचेंगे तो यहां तक खींचेंगे, तो ये एक दूसरे को कहां पे कट कर रही है, यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ये क्या बन गई है, इमेज बन गई है। तो इसमें दो केस है, एक तो है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, दोनों ही केस में मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, तो आपको बोलना है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन भैया, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। दो ही सिचुएशन है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी कहां पे, फोकस पे। और ऑब्जेक्ट जब कहां पे है, एनीवेयर इन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। दोनों केस में बनेगी, ठीक है। इसमें पॉइंट साइज बनेगी और इसमें क्या सी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। इसके बाद ये पूरा का पूरा डिटेल है, माइंड मैप समझ लो इमेज फॉर्मेशन का। ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। इसमें डायरेक्ट आपसे एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भैया ये बताओ, कॉनकेव मिरर ले लिया, आपको दे दिया कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां बनेगी, क्या नेचर होगा और क्या साइज होगी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। रियल और इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। तो ऐसे करके सारा का सारा मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी किया है, क्योंकि टाइम अपने पास नहीं है, क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है। तो ये ध्यान रखना है, ये पूरी की पूरी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद साइन कन्वेंशन, जिसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो ये साइन कन्वेंशन आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो आपको दिख रहा है, ये पॉलिश्ड किया हुआ है, आपको दिख ही रहा है, इधर शैडो टाइप का है, ये पॉलिश्ड है। इसमें ये शैडो जो है ये क्या बता रही है, पॉलिश्ड है। तो ये इनसाइड पॉलिश्ड है, तो जाहिर सी बात है ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये आउटसाइड पॉलिश्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव। अब कॉनकेव ऐसा है मिरर, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, क्या है, ये फोकस। इधर क्या है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि सर्कल इसमें ऐसे बनेगा। इसका सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आपको ये जो हमारा सिस्टम होता है ना, ये हमारा हो गया ओरिजिन ओ। तो मालूम है ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये आपका नेगेटिव एक्स होता है। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वाई, नीचे जाओगे तो नेगेटिव वाई, ये आप सभी को मालूम है। बस इसको एज इट इज यहाँ पे फॉलो करना है। ये जो ओरिजिन है ना इसका, इसको यहाँ पे पोल कंसीडर कर लो।
तो अगर ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव कंसीडर करोगे, नीचे जाओगे तो निगेटिव कंसीडर करोगे, ये जो है ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जब ऊपर जाओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ऐसे ऊपर जाना तो पॉजिटिव, नीचे आओगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो निगेटिव। अब इस पोल के इस साइड जाओगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, और इस साइड जाओगे तो कैसा मिलेगा आपको, निगेटिव। जहां पे ये लिखा हुआ है मिरर से, ये मिरर है ना आपका, ये जस्ट सपोज पोल समझ लो आप, ठीक है। तो इस केस में मैं आपको इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर के केस में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। कॉनकेव मिरर में ये P और C क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। P और F क्या है, ये है आपका फोकल लेंथ, ये भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये O है, अगर ये O है तो P और O क्या है, OP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऊपर की तरफ रखा हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी पॉजिटिव। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर इमेज बनेगी तो निगेटिव भी बन सकती है और पॉजिटिव भी बन सकती है, इट्स डिपेंड। अगर रियल इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, निगेटिव। अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो पॉजिटिव। ये हो गया कॉनकेव के केस में। कॉन्वेक्स में क्या याद रखना है सर, ये तो बता दो। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको देखो, जो U है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये तो हमेशा कैसी होगी, निगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रखोगे मिरर के सामने। और इस साइड अगर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, निगेटिव। इस साइड जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यानी कि U तो क्या होगा, निगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधा रखा प्रिंसिपल एक्सिस में ऊपर साइड, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो ये P से C के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कैसा कंसीडर करना है, पॉजिटिव। P से F की डिस्टेंस है, उसे क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ यहाँ पे कैसे कंसीडर करना है, पॉजिटिव। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। अब V वाली चीजें, जब हम ये R और F, मतलब F और U बेसिकली रखते हैं तो आपको V मिलता है। V इज U और V पहले बता दूं मैं आपको। U क्या होता है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बोलते हैं U, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर पोल से इमेज जहां पे बन रही है उसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज कहां पे बन रही है उसकी पोल से डिस्टेंस क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 9th में U इनिशियल वेलोसिटी होता है, V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। बट यहाँ पे U क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कहां से भैया, तो पोल से। और V क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, वो भी कहां से, पोल से। तो इन चीजों को ध्यान रख लेना है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद इसको कर देते हैं इरेज, नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप। साइन कन्वेंशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड द साइन ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारी की सारी डिस्टेंस किससे मेजर की जाती है, तो पोल से मेजर की जाती है, ठीक है। द डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि इंसिडेंट रे इधर से आती, इस डायरेक्शन में ले लेना है पॉजिटिव। और डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि इस डायरेक्शन को क्या लेना है, नेगेटिव। यानी कि पोल से अगर आप इस साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव और इस साइड जा रहे हो तो नेगेटिव, जैसा कि ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। उसके बाद डिस्टेंस अगर ऊपर जाओगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाओगे तो नेगेटिव। सिंपल सिंपल सी बात है। डायग्राम ये जो है ना, ये वाली चीजें याद रख लेना, ठीक है। पोल से अगर इधर जाना है तो पॉजिटिव, इधर जाना है तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे जाओगे तो नेगेटिव। फिर उसके बाद होता है न्यूमेरिकल टूल्स इन स्फेरिकल मिरर, जिसकी हम बात कर रहे हैं मिरर का फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। रिलेशन कहां गया भाई,
रिलेशनशिप देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिरर का फॉर्मूला, यानी कि मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे f क्या है, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, u क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से, पोल से, और v क्या है इमेज की डिस्टेंस कहां से, पोल से। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लो यहाँ पे मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि v बाई u। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस v बाई u। और यहाँ पे v मत लिखो, क्या लिखो, m। सो m इज इक्वल टू hi बाई ho, दैट इज इक्वल टू माइनस v बाई u। ये चीजें याद रख लेनी है। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल, कुछ एक आध न्यूमेरिकल कर ले जिससे फंडे क्लियर हो जाए। तो एक ऑब्जेक्ट है, कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, और कहां पे रखा है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन में किस टाइप का मिरर यूज है, तो कॉनकेव मिरर का यूज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का है और ऑब्जेक्ट है, कितने सेंटीमीटर का, साइज है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तो u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। और ये निगेटिव कंसीडर करेंगे। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, क्यों निगेटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, HO पॉजिटिव क्यों होगा, और F निगेटिव क्यों होगा, और U निगेटिव क्यों होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कहाँ पे स्क्रीन को रख दें कि बढ़िया इमेज बने, और नेचर एंड साइज ऑफ इमेज क्या होगा। ठीक है, तो जहां पे इमेज बननी होगी वहीं पे इमेज वो स्क्रीन रखोगे तभी तो इमेज बढ़िया बनेगी। ठीक है, तो मिरर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। v आपको निकालना है और साइज ऑफ इमेज यानी कि hi आपको निकालना है, ये आपका टास्क है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये क्या होता है बेसिकली, सो ये होता है आपका क्या, कौन सा फॉर्मूला भाई, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/f, f कितना है -15, u कितना है 1/-25, और v तो आपको निकालना है, v क्या होता है, v क्या होता है भाई, क्या, इमेज की डिस्टेंस, क्या होता है, इमेज डिस्टेंस v। तो यहां से 1/v कितना आ जाएगा आपका, ये उस साइड शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 1/25 माइनस 1/15। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 25 का, भाई बताओ आप लोग निकाल के। 150, ठीक है 150 हो गया। तो ये 25 से आ जाएगा 6 टाइम्स, और 15 से आ जाएगा -10 टाइम्स, यानी कि माइनस का 4 ले लो और इधर माइनस का 150 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 75, यानी कि जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -75/2 सेंटीमीटर। ये पोजीशन आ गई। अब ये निगेटिव है, अगर v क्या हो, निगेटिव हो, किसके केस में, मिरर के केस में, तो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इनवर्टेड। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। और उसके बाद ये तो आपको भी आ गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है साइज किस कैसी होगी, तो साइज के लिए मैग्निफिकेशन, तो hi/ho दैट इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, अब यहाँ पे hi आपको निकालना है। ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 4, माइनस v कितना आया है, माइनस का 75/2, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है,
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -25, तो माइनस का ये 25, माइनस का 25 और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ माइनस है तो ये -3। तो हाइट ऑफ इमेज दैट इज 4 3 12 -12 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो किसका बना आपका -6। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, और हाइट ऑफ इमेज कितनी है 6 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइट ऑफ इमेज दैट इज 6 सेंटीमीटर एंड पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज द 25.2 सेंटीमीटर, सॉरी -75/2 सेंटीमीटर। इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना आ रहा है 37.5, हाँ इसको डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 37.5, और हाइट ऑफ इमेज कितनी -6 सेंटीमीटर, जो कि हमारी भी -6 सेंटीमीटर आई है। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज होगी। जाहिर सी बात है आपकी 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इमेज आई है 6 सेंटीमीटर की, तो इमेज कैसी है, एनलार्ज है, बड़ी बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी में यूज कर रहा है, ठीक है। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर, एंड इफ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, पोजीशन, नेचर और साइज आपको बतानी है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, किस टाइप का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो कॉन्वेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, पॉजिटिव 3 मीटर, यानी कि फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कितनी है भैया, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 5, तो -5 मीटर, -5 मीटर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि बस की लोकेशन, ठीक है, मिरर से। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि भैया फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, पता कर ले, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आपको एफ मालूम है, यू मालूम है, वी निकालना है, और मैग्निफिकेशन से आपको मालूम चल जाएगा कि इमेज कैसी होगी, साइज कैसी होगी, बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज गिवन नहीं है तो इमेज की एग्जैक्ट साइज नहीं बता सकते, ये बता सकते हैं बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि मालूम है ना आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको शिफ्ट कर लिया इधर, तो 1/v निकालना है, v निकालना है बेसिकली, f कितना है भाई 3/2, तो ये 3 हो गया, ऊपर चला गया 2, माइनस 1/u कितना है भाई, तो माइनस का 5 है, कितना है भाई माइनस का 5, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 5, दोनों का एलसीएम ये 3 और 5 है तो 15 हो गया, 3 से 3 5 जा 15, तो 5 और ये 2 है, 5 2 जा 10 प्लस 5 से 5 3 जा, तो यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ से 1/v दैट इज 13/15, सो v विल बी 15/13 सेंटीमीटर। सो दिस इज द बेसिकली क्या आ गया आपका पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन किधर होगी, मिरर के पीछे 15/13 सेंटीमीटर पे। अब इसको देख लेना 1.2 के समथिंग कुछ आ जाएगा सॉल्व करने पे, 1/2 सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है सारी चीजें मीटर में है, तो 1.2 मीटर पे, ठीक है। इमेज देख ही रहे हो आप। दूसरा पोजीशन क्या बताना है, साइज ऑफ इमेज, तो m निकाल लो, m इज इक्वल टू -v/u, माइनस का v कितना है आपका, v कितना है 15/13, और u कितना था, u आपका था 5 माइनस का, तो ये माइनस यहां लगा दो, माइनस माइनस प्लस 5 से 5 3 जा, तो यहां से आगे आपका m इज 3/13, कितना आ गया 3/13, और ये 3/13 जो रिजल्ट देगा वो कैसा देगा 1 से छोटा, यानी कि इमेज कैसी बनेगी डिमिनिश, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। 1.15 क्या आया है बैक ऑफ द मिरर इमेज,
यानी कि ये 15/13 को डिवाइड करो कितना आएगा, ये 1.15 आएगा, और ये 3/13 को सॉल्व करोगे तो 0.03 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से इतने फैक्टर पे बनेगी। ठीक है, इतने टाइम्स क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तो चर्चा करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है सर? अभी आपने रिफ्लेक्शन पढ़ाया, वही समझ में नहीं आया, अभी एक नया टर्म आ गया रिफ्रैक्शन। तो देखो, रिफ्लेक्शन नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को पीछे करो फिर देख लो। अब रिफ्रैक्शन की बात करें तो देखो, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि लाइट एक मीडियम में थी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रही थी, सरफेस पे टकरा के फिर से वापस आ रही थी। ठीक है, समझ लो कि आपने बॉल फेंकी, तो बॉल बॉल जो है दीवार में टकरा गई, और दीवार में टकराने के बाद आपके हाथ में फिर से वापस आ गई, आपने कैच कर लिया। लेकिन जस्ट सपोज कि आप बॉल आप कहाँ फेंक रहे हो, पानी में फेंक रहे हो, तो बॉल अभी कहाँ थी, एयर में थी, यानी कि बाहर का जो मीडियम है क्या है, वो एयर है। अब पानी में चली गई, यानी कि उसने क्या कर दिया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई। उसी तरीके से जो लाइट होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट के पाथ में एक बेंडिंग आ जाती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि सिंपल भाषा में अगर लिखें हम कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो रिफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस। इतनी चीजें ध्यान रखनी, ज्यादा डिटेल में नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या लिखना है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस मीडियम। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी सी वाटर टैंक इट अपीयर टू बी सैलर देन द रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ से क्या दिखता है, कम दिखता है। कौन, वाटर। किसी भी टैंक में जो वाटर होता है, तो जितनी उसकी गहराई है, जितना उसका बॉटम है, बॉटम थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल यही है, सिंपल सा है, इफ ए स्ट्रेट स्टिक इज पार्शियली पुट इन वाटर इट अपीयर्स टू बी बेंड। यानी कि जब मान लो एक कोई मेरा पेन है, मैं पेन पानी के अंदर डाल दूं, जैसे अभी आप एक ग्लास लाओ और उसमें पानी भर लो, और क्या करो, आप अपने पेन को डिप करो, तो आपको वो पेन मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आपके सिलेबस में है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ था उसको याद करो, क्या होता था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। अब रिफ्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द इंटरसेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या होंगे, क्या होंगे, लाइज ऑन अ सेम प्लेन। यानी कि यहाँ पे क्या ऐड हो गया है, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे थी और यहाँ पे कौन सी रे हो गई है, रिफ्रैक्टेड रे। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ओके, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया किसका, रिफ्रैक्शन का। सेकंड लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये साइन आई to the sine of angle of refraction is a constant and that is known as refractive index of second medium with respect to first medium। बहुत ही सिंपल भाषा में बताएं तो रिफ्रैक्ट, ये जो सेकंड लॉ है इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। किसको, सेकंड लॉ को, पूरे को नहीं, पूरे को तो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन जो ये सेकंड लॉ है इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। अब ये क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
यानी क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको क्या लिखा है हमने, साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पे आई क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आर क्या है, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा जो आर है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे जो आई है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारी इंसिडेंट रे है, आपको दिखाई दे रही है, और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो लाइट रे है ये मुड़ी हुई दिख रही है ना आपको, इसको जाना तो सीधा था लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब कि ये जो मीडियम है पहला, ये कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। पहला वाला मीडियम कैसा है, रेयरर, दूसरा वाला कैसा है, डेंसर। यानी कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, लाइट रे कहां से जा रही है, अभी कहां पे है, रेयरर मीडियम में, जा कहां रही है, डेंसर मीडियम में, तो ये टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। किधर शिफ्टिंग होगी इसकी, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये कैसे शिफ्ट होगी, अवे टू नॉर्मल, अवे टू नॉर्मल। तो ये आपको याद रखना है, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होगी, और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो अवे टू नॉर्मल क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो इसका तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या कि आप नोटबुक में अगर नोट करना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके रखोगे फिर उसको आप नोट करोगे नहीं करोगे ये आपकी मर्जी, लेकिन आप इसको नोट करो, क्योंकि एग्जाम के पहले जितना आप प्रैक्टिस करते हो लिखने की उतना आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होता है। और एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है ना, वो आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, वो आपका प्रेजेंटेशन देखता है कि आपने जो प्रेजेंट किया है, जो कंटेंट आपने लिखा है वो कितना अच्छा है। तो प्रैक्टिस आप लिख लिख के करें तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके टर्म में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में। किसके टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, C by V, C by V। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, तो ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, अनचेंज रहती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसको जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे रहती है, अनचेंज रहती है, कांस्टेंट रहती है। और बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो आपको याद रखना है, एक रिलेशन भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आई थिंक साउंड में। क्या पढ़ा है आपने, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू V बाई लेमडा, या F को आपने न्यू लिखा होगा, न्यू इज इक्वल टू V बाई लेमडा। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है। वेवलेंथ की SI यूनिट होती है, वेवलेंथ है, लेंथ की SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, और फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्ज, HZ इसको लिखते हैं। और वेलोसिटी की SI यूनिट आपको मालूम ही है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी कि जब किसी एक मीडियम को दूसरे मीडियम से हम रिलेट करते हैं, रिलेटिव्स क्या होते हैं आपके, चाचा मामा नाना, ये क्या है, रिलेटिव्स हैं। वो किससे जुड़े हैं, वो आपसे जुड़े हैं, आप उनसे जुड़े हो, तो एक इंटरलिंक है, उसे क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सो वही स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे भी आएगा, बट यहाँ पे देखिए कैसे होगा,
तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium। यानी एक बार फिर से सुने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is equal to speed of light in first medium divide by speed of light in second medium। अब थोड़ा सा सेंटेंस के फॉर्म में एक बार सुन लेते हैं। So refractive index of second medium with respect to first medium, this is the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium। बार बार, दो बार, तीन बार इसको रिपीट कीजिए। जितना आप रिपीट करेंगे उतना आपकी चीजें ब्रेन में सेट हो जाएंगी। जितना रिपीटेशन करोगे उतनी चीजें आपकी क्या होंगी, एक्यूरेट होंगी, परफेक्ट होंगी। तो रिपीटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, तो यूनिटलेस है। कैसा है, यूनिटलेस। इसका मतलब कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, सिर्फ नंबर होगा। 1.5, 1.3, 1.75, 2.43, 2.42। तो ऐसे क्या होगा, मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है। दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है। और यहाँ पे जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो वेलोसिटी है। ये मीटर पर सेकेंड, and this also meter per second, and this meter per second is cancelled by this। so ये कैसा है, यूनिट लेस है। कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चाहे वो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे इसी पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। लाइट इंटर्स टू एयर टू ग्लास। लाइट है कहां से, पहले एयर में थी, अब कहां चली गई, ग्लास में चली गई। बहुत अच्छी बात है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 1.5। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸। ठीक है, तो हम वैक्यूम को बेसिकली एयर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। हालांकि वैक्यूम में कोई एयर नहीं होती, लेकिन जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग सेम होता है, याद रखो लगभग सेम होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आपको कितना गिवन है, 1.5। और ये होगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है आपके पास, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई वेलोसिटी इन ग्लास। और ये किसके इक्वल होगा, ये 1.5 के इक्वल होगा। ये याद रखना आप, ये जैसे ही आपने पुट किया तो यहां से वेलोसिटी इन ग्लास कितना आ जाएगा, इसको यहां पे रख दो और इस 1.5 को यहां पे रख दो। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5। और ये 1.5 को डबल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3। तो ये 2 टाइम्स, यानी कि वेलोसिटी इन ग्लास कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁸। और ये वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है क्या, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर लोगे मुझे मालूम है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है। देखो अब यहाँ पे आप सिंपल सा देख ही रहे हो कि जो एक इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है, आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये आपका एयर है, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा गया है। तो एयर से ये लाइट आई और यहाँ पे अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधी चली जाती, जैसे ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है। बट यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है, एयर से ये ग्लास में आई है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। और ये एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो आपकी जो लाइट रे है टुवर्ड नॉर्मल क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो टुवर्ड नॉर्मल क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, इस पर्टिकुलर ग्लास में आ गई। अब ग्लास में ये लाइट आगे चल रही है, ठीक है। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। अब ये लाइट अभी ग्लास में है तो ग्लास से निकलेगी भी, ठीक है, क्योंकि लाइट क्या है, चलती रहती है, चलने दो चलने दो चलने दो भाई लाइट को।
तो जैसे ही ये लाइट यहां से डेंसर मीडियम जो आपका ग्लास है उससे बाहर आएगी तो फिर से क्या होगा, अगेन बेंडिंग होगा। अब ये बेंडिंग कैसा होगा, पहले तो लाइट रे कहां से जा रही थी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो क्या हुई, टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो गई। अब ये क्या करेगी, रेयरर से डेंसर जाएगी तो अवे टू नॉर्मल क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो ये लाइट रे अब क्या हो गई है, अवे टू नॉर्मल क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो यहां से ये इधर निकल गई है, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट मतलब इमर्ज हो गई, निकल गई भाई, निकल गई। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, इमरजेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसके बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस ये क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये टी क्या है, दिस इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, तो यहां पे आप देखो एक नया टर्म आया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लाइट रे डॉटेड लाइन जो है ना ऐसे जाती अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, बट लाइट रे क्या हो गई है, कुछ शिफ्ट हो गई है, यहां से यहां ऐसे हो गई है, बट कैसी है, पैरेलल है। हमेशा याद रखना जब लाइट रे एक मीडियम से निकलती है दूसरे मीडियम में जाती है और फिर वही सी सेम मीडियम में आती है तो लाइट रे कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे लाइट रे क्या है, पैरेलल, ये इमरजेंट रे है। और ये जो डॉटेड लाइन है वो ये बताती है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ऐसे रे चलती। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट रे कुछ शिफ्ट हो गई है, इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लाइट रे डी शिफ्ट हुई है और इसी डी को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी इमरजेंट रे है, इसके बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को क्या बोल देते हैं बेटा हम, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा। थिकनेस अगर ज्यादा होगी ग्लास स्लैब की तो लेटरल शिफ्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ग्लास की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी लेटरल शिफ्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ये जो ग्लास स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई, फिर क्या होगा ये तो बता दो। तो ये ज्यादा होगा तो लेटरल शिफ्ट भी ज्यादा होगा, इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा तो लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगा। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है तो भी लेटरल शिफ्ट में फर्क पड़ेगा। Lateral shift is directly proportional to the thickness of glass slab and the incident angle and the refractive index of glass slab. तो इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ध्यान रखना है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही मेहनत से पीपीटी बनाई गई है, ध्यान रखो बहुत घंटों की मेहनत इसमें लगी है। एक एक वर्ड्स आपका बड़ी परफेक्ट तरीके से लिखा गया है, बहुत सोच समझ के, बहुत स्टडी के बाद। इसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस। क्योंकि रिफ्लेक्शन में जो स्टडी होती है बेसिकली मिरर के थ्रू करते हैं और जो रिफ्रैक्शन है वो लेंस में, दिस इज द बेसिकली एप्लीकेशन समझ लो आप। So spherical lens क्या है, spherical lens is a piece of transparent medium bounded by at least one spherical surface। एक spherical surface है तब भी वो क्या है, spherical lens है। यहां पे देखो इसको क्या बोलते हैं हम, तो ये जो पहला इसे बोलते हैं हम क्या, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं, दूसरा वाला जो बी सेक्शन है उसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है उसे बोलते हैं कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग, क्योंकि लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉन्केव क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। ये ध्यान रखना है आपको। कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है, कॉन्वेक्स, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्केव, क्योंकि लाइट को वो डाइवर्ज करता है। सो देयर आर अ थिक इन अ मिडिल, ये क्या होता है, मिडिल में ये थिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडिल में क्या है, ये थिक है, मोटा है, और एजेस में क्या है, पतला है। ठीक है, तो ऐसा लेंस आपको दिख जाए जो
मिडिल में थिक है और एज में क्या है, थिन है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये डिटेल में है, ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है और इसको डिटेल में ज्यादा जा नहीं सकते। उसके बाद कॉनकेव लेंस या इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब ये डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, तो ये मिडिल में क्या होगा, थिन होगा और एजेस में क्या होगा, थिक होगा। ठीक है, तो ये लाइट को बेसिकली क्या करता है, डाइवर्ज करता है। जैसे वो था ना, क्या बताया था मैंने, एक भी अगर सरफेस कन्वर्जिंग है तो वो क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है और ये कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कैसे है, डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। ये पूरा का पूरा आपको यहां से दिख गया है कि ये एक स्फीयर ये इधर वाला है और एक स्फीयर इधर वाला, ऐसे कट किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल, जाहिर सी बात है, लाइट रे पैरेलल आई कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक है, दूसरा क्या है, फोकस से अगर चल रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ये तो मिरर में पढ़ा था, लगभग वैसा ही है। और तीसरा क्या है, अगर यहाँ पहले पोल था ना, पोल हुआ करता था और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी तो उसी रास्ते से वापस आ जाती थी, और यहाँ पे अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो विदाउट एनी डेविएशन क्या हो जाएगी, ये लाइट रे चली जाएगी। तो ये रूल्स हैं, तीनों रूल्स आपको ध्यान होने चाहिए। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज रूल्स। ठीक है, उसके बाद अगेन ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनती है, यहाँ पे फोकस का मैं आपको दिख रही है, इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे दो पैरेलल रे आ रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पे मीट कर रही हैं, फोकस पे। ठीक है, तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस में, रियल होगी और कैसे होगी, पॉइंट साइज की होगी क्योंकि दोनों रे एक्चुअली मीट कर रही है। दूसरा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस मोर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ यहाँ पे अगर रखा है तो इसकी इमेज कहां पे बन रही है, 2f और f के बीच में। ठीक है, ये भी कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। तीसरी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि अब यहाँ पे रख दिया है 2f पे, तो ये इमेज कहां पे बनेगी, 2f पे बनेगी। जैसे हम मिरर में पढ़ रहे थे ना, कॉनकेव मिरर में अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जो इमेज होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, तो सेम है, अगर हम 2f पे रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, 2f पे बनेगी। और ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। तो ये सारी चीजें आपको मालूम है, आई थिंक ज्यादा डिटेल में चर्चा करने की जरूरत है नहीं, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ये जो टेबल है, इस टेबल को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद हम आते हैं लेंस फॉर्मूला। अब ये लेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, एक तो मिरर फॉर्मूला बहुत मुश्किल से याद हुआ, अब लेंस फॉर्मूला आ गया। देखो, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले में एक चीज याद रखनी है, जैसे देखो उसमें क्या करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा क्या होता था, मिरर का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें बीच में ऐसे माइनस लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, प्लस है तो मिरर का फॉर्मूला, माइनस है तो लेंस का फॉर्मूला। अब गलती ये मत कर देना आप कि u माइनस भी कर दो, 1/u माइनस 1/v कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना। अभी लेंस फॉर्मूला को डिफाइन कैसे करें ये भी तो बता दो सर। तो लेंस फॉर्मूला क्या करता है, एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के बीच में एक रिलेशन जो प्रोवाइड करता है उसी को बोलते हैं क्या है, कि ये भैया लेंस का एक फॉर्मूला है। यहां से आप देख सकते हैं 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f क्या है, तो ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। u क्या है आपका, तो इमेज की डिस्टेंस है, और सॉरी v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक टर्म आता है लीनियर मैग्निफिकेशन।
लीनियर मैग्निफिकेशन आपने मिरर में भी पढ़ा होगा और लेंस में भी, डेफिनेशन दोनों की सेम है। सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इमेज की जो साइज है और ऑब्जेक्ट की साइज है, अगर उनको डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसको m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज v बाई u। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता था, ये मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता था, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज और एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये मिरर के केस में था। और लेंस के केस में यहाँ पे क्या होता है, v बाई यू। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तो इस चीज को भी ध्यान में आपको रख लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चंस, एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर टॉल है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है कॉन्वेक्स लेंस के सामने, और जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट के और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। सो आपके पास कितना, 60 सेकेंड, आपके पास 60 सेकेंड है। 60 सेकेंड में इसको सॉल्व करके बताना है। 60 सेकेंड आपके पास है, 60 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, तब तक मैं थोड़ा घूम के आता हूं। सो आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। चलो अब डिस्कस करते हैं हम। और देखिए आप जो आपने सॉल्व किया है वो सही है गलत है, पढ़े लिखे लोग हैं, सही सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट इन्होंने दी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से लिख लेना है। जितनी गिवन इंफॉर्मेशन होती है उसको बहुत प्यार से लिख लेना है। ठीक है, अब ये लेंस भैया किस टाइप का है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। ऊपर लिख देते हैं कि किस टाइप के लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है जैसा क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद फोकल लेंथ है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब ये कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है दैट इज 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये आपके पास गिवन डाटा है। ठीक है, ये क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन, यहां पे लिख देना गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे और लेंस फॉर्मूला आप बताएंगे, बताएं। तो ये क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, लेंस का फॉर्मूला, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन किस पे बेस्ड, लेंस पे बेस्ड। ठीक है, तो 1, f की जगह पे कितना रखना है, 10, तो यहाँ पे रखेंगे 10। v की जगह v रखेंगे क्योंकि v तो हमें मालूम है नहीं,
-1/u। u की जगह कितना रखना है, तो u की जगह आपको रखना है माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे माइनस का 15 सेंटीमीटर जैसे ही रखा तो ये माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब इस 1/15 को इस साइड शिफ्ट कर लो तो 1/10 माइनस 1/15 दैट इज 1/v। ये आपके पास रिजल्ट। उसके बाद 1/v हमें फाइंड आउट करना, सॉरी v फाइंड आउट करना है। अभी तो ये 1/v ही है। एलसीएम लेंगे 15 और 10 का तो हो जाना है 30। कैसा 30। 10 से ये 3 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 15 से ये जाएगा 2 टाइम्स तो 2। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। सो 1/v दैट इज 1/30। तो जो v की वैल्यू यहां से निकल के आती है वो आती है 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब v कैसा है, पॉजिटिव है। v कैसा है, पॉजिटिव है। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद इसने पूछा है नेचर, तो नेचर भी है रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज बतानी है, अब इमेज की साइज भी बतानी है तो मैग्निफिकेशन लगा देंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO दैट इज बेसिकली V/U। अब यहाँ पे -V/U मत कर देना क्योंकि ये लेंस है और लेंस में क्या होता है V/U। तो HI कितना है आपके पास, हाइट ऑफ इमेज तो हमें निकालनी है भैया, हम ये क्यों परेशान हो रहे हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। उसके बाद V कितना है आपके पास, तो V का भी 30 निकाला है। U कितना था, U आपका कितना है -15, तो ये हो गया -15। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो हो गया 2 और ये माइनस भी है, जीवित है अभी, इसको किसी ने काटा नहीं है। तो हाइट ऑफ इमेज दैट इज -4 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या बता रहा है, तो माइनस बता रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। तो इमेज की हाइट कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, इन्वर्टेड है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर का था तो इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी है। ओके, सो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है और थोड़ा बहुत पल्ले पड़ गया। इसमें अब चीजें क्या याद रखनी है भाई, पहली चीज तो ये फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले यूज हुए हैं, तो एक तो ये फॉर्मूला यूज हुआ है और दूसरा यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, और क्या है, साइन कन्वेंशन, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसे नेगेटिव कंसीडर करना है। ठीक है, एफ पॉजिटिव कंसीडर करना है किसके लिए, कॉन्वेक्स के केस में, और एफ नेगेटिव कंसीडर करना है कॉनकेव के लिए। तो एफ पॉजिटिव किसके लिए भैया, तो ये होगा कॉन्वेक्स के लिए, और एफ नेगेटिव किसके लिए, तो ये कॉनकेव के लिए। ठीक है, इतनी चीजें मालूम हो गई। पॉजिटिव अगर V आ रहा है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, अगर नेगेटिव आएगा V तो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, पक्का हो गया क्वेश्चन, हाँ तो ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ लेंस, अब ये लेंस का जो पावर होता है ये क्या होता है, ये भी तो बताओ सर। तो पावर बेसिकली क्या होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए भैया, मीटर में, क्योंकि जो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वो हमेशा सेंटीमीटर में ही होते हैं। तो जब पावर निकालना होगा आपको तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, या कि आप इसको 100 डिवाइड बाई एफ लिख लो और एफ को किस में लिख लो आप, सेंटीमीटर में। ये हो गया पावर, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी आपको जो डेफिनेशन लिखनी है वो यही लिखनी है। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। इट इज द मेजर ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। ठीक है, तो लेंस की वजह से कितना डेविएशन आता है लाइट रेज में, ये आपको बताता है। ठीक है, अब अगर पावर आपको पॉजिटिव मिल गई, इसका मतलब क्या है, पावर क्या है, पॉजिटिव है।
तो ये कैसा होगा, फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव, तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और किस लेंस का होगा, तो कॉन्वेक्स का होगा। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स अगर है लेंस है तो आपकी पावर कैसी आएगी भाई, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव। और कॉनकेव है तो पावर कैसी आएगी, निगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ कैसी है, निगेटिव, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेते हैं कि वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करके बता दो कि ये होता क्या है। तो पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी वन डायोप्टर इफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर, यानी कि पावर कब होगा आपका 1 डायोप्टर, जब फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। 1 डायोप्टर कब होगा आपका पावर, जब फोकल लेंथ होगी 1 मीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, और कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो माइनस का 20 डिवाइड बाई 100। अब ये किस में आ गया, मीटर में। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो 1 बाई माइनस यहां लगा दो, और एफ कितना है, 20, और ये 100 डिवाइड बाई होगा तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा माइनस का 5d। 20 को 5 से कट कर देंगे, इसको 100 को 5 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 20, तो 5d। दिस इज व्हाट, दिस इज द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी आज की क्लास का होता है द एंड, और मिलेंगे अपने अगले लेक्चर पे। तब तक आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और दोस्तों तक करें शेयर, और वीडियो को करें लाइक। थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई करते रहिए, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ये आपकी जो टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।